मेरा नाम महरमा है। इम्तिहानात तो मैंने बहुत देखे थे, स्कूल और कॉलेज के इम्तिहानात, मगर ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इम्तिहान भी होता है ज़िंदगी में। शादी से पहले पाकदामनी का इम्तिहान, स्कूल और कॉलेज से इम्तिहान से भी सख्त। शादी से कुछ दिन पहले मैं शहर से पढ़कर वापस आई तो मेरा मंगेतर मुझसे कुंवारी होने का सबूत मांगने लगा, क्योंकि गांव के लड़कों को हमेशा कुंवारेपन का सबूत चाहिए। हमारे गांव में एक दरबार हुआ करता था, जहां लड़की को 5 दिन के लिए एक तय खाने में बंद कर दिया जाता था। अगर लड़की कुंवारी होती तो सही सलामत वापस आ जाती, अगर बदकिरदार होती तो गायब हो जाती। शैतान और जिन्नात इसको लेकर जाते। मैंने लाख बार कहा, मैंने बहुत मिन्नतें की, मुझ पर ये जुल्म ना करें, मेरा मेडिकल करवाएं, मगर मुझे ज़बरदस्ती वहाँ छोड़ दिया। और फिर मेरे साथ जो हुआ, जिससे मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। शादी से पहले अम्मी मुझसे कहने लगी, 7 साल शहर के हॉस्टल में रही हो, कॉलेज जाती रही हो, मुझे बता दो, अपने बाप की इज़्ज़त तो नहीं ख़राब की ना, क्योंकि आज दरबार में सबके सामने तुम्हारे कुंवारेपन साबित होने का इम्तिहान है। अगर कुछ गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं तो जीते जी मर जाएंगे। ये कहकर अम्मी रोने लगी। मेरे घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। मेरा नाम महरमा है और मेरे मंगेतर का नाम खुर्रम है, और वह हमारे गांव के जिम्मेदार के यहाँ नौकरी करता है। हमारा रिश्ता गांव के जिम्मेदार ने ही करवाया है। वो बहुत अच्छे और भले आदमी है। मेरी दोस्तें मुझे हुरम के नाम से छेड़ती थी। खुरम को पहले से ही जानती थी, वो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। जब बारात के आने का शोर मेरे कानों तक आया तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं अपने गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। सारे गांव में एफए पास करने वाली पहली लड़की थी। मेरे पापा किसान थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 8 क्लास पढ़ने के बाद मैंने अपने गांव में आगे नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि वहां पर स्कूल सिर्फ 8वीं क्लास तक ही था। इसलिए मैंने अपने पापा से बहुत ज़िद की कि मुझे आगे पढ़ने थे, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैंने अपने पापा को प्यार से समझाया। जब वो नहीं माने तब मैं इनसे नाराज़ होगी, और 2 दिनों तक मैंने खाना भी नहीं खाया, जिससे उन्हें मेरी ज़िद के आगे झुकना ही पड़ा। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मैं बदल ना जाऊं और बाहर जाकर बिगड़ ना जाऊं। उन्होंने ये भी सुन रखा था कि जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो वो किसी की नहीं सुनती, अपने माँ बाप तक की बात नहीं मानती और माँ बाप से बहस भी करती हैं। इसलिए मुझे आगे पढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन मेरे पापा ने मेरे आगे ये शर्त रखी कि जहाँ वो चाहेंगे वहाँ मेरी शादी होगी। मुझे तो सिर्फ आगे पढ़ना था, इसलिए मैंने इनकी शर्त हंसी खुशी कबूल कर ली। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था जहां मैं आगे की पढ़ाई कर सकती थी, इसलिए मुझे शहर भेज दिया गया और मैं वहीं हॉस्टल में रहती थी। 15 दिन बाद गांव आती थी। जब भी मैं घर वापस आती तो गांव के लोग मेरे पापा को ताने मारते थे। वो कहते थे कि ये तो अच्छे वो तो ऐसे पढ़ा लिख रहा है, देखना आगे चल के यही बेटी तेरी नाक कटवाएगी, फिर तो कहाँ मुंह छुपाएगा। गांव वालों का तो बस यही काम होता है, हर इंसान के पीठ पीछे बातें करना, बातें बनाना। लेकिन पापा इनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने एफए की इम्तिहान पास किए तो अपने गांव वापस आई। पापा ने मेरी शादी का फैसला कर दिया। जब मैं घर वापस आई, पापा ने मुझसे कहा, महरमा, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये कहा, मैं एकदम दंग रहकर रह गई। लेकिन पापा ने मुझसे पढ़ाई के बदले ये वादा किया था कि वो जहाँ कहीं भी कहेंगे मेरी शादी करेंगे। फिर मैंने भी अपना वादा खुशी निभाया। मैं शादी के लिए राजी हो गई और शादी को लेकर पापा से कोई सवाल नहीं किया। मेरी शादी किससे हो रही है, कौन है और कैसा है और क्या करता है, कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ तक कि मैंने खुर्रम को एक बार देखने को भी नहीं कहा। पापा को ये डर था कि मैं शादी के लिए मना ना कर दूं, और वो बहुत बेचैन थे। मेरी रजामंदी देखकर वो बहुत खुश हो गए कि इनकी बेटी ने इनका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने भी शहर में पढ़ाई करते वक्त कभी किसी लड़के से दिल नहीं लगाया था। अगर मैं चाहती तो किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना सकती थी और इसको अपने पीछे पागल कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सिर्फ वहाँ पढ़ी, पढ़ाई दी, ध्यान किया, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं अपने घर वापस खुशी खुशी आई। मैं इनके साथ हंसी खुशी तैयार थी। मैं ये भी जानती थी कि मेरे मुंह से निकला एक ही लफ्ज़ मेरे पूरे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला सकता है और पूरे गांव में इनकी नाक कटवा सकता है। लोग यही कहेंगे कि बेटी ने 4 क्लास क्या पढ़ ली, माँ बाप के सामने ज़ुबान चलाने लगी है। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी।
जैसे तैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी क्योंकि गाँव में सभी लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और फिर भी मैं पढ़ाई के लिए गई थी और साथ-साथ हॉस्टल में भी रही थी। घर से इतनी दूर तो गाँव वाले तरह-तरह की बातें किया करते थे, लेकिन पापा मेरी खुशी के आगे सबको नज़रअंदाज कर दिया करते थे। मगर अब शादी नज़दीक थी तो पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। लेकिन शादी से पहले मेरी अम्मी मेरे मेरे में आई और जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, इनको सुनकर मैं दंग रह गई। फिर मुझे अपने पापा की बेचैनी की वजह का पता चल गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर ऐसा सवाल भी उठाया जाएगा। अम्मी मुझसे कहने लगी, 7 साल शहर के हॉस्टल में रही हो, काली जाती रही हो, मुझे बता दो अपने पापा की इज़्ज़त तो नहीं खराब की ना? क्योंकि आज दरबार में सबके सामने तुम्हारे कुँवारेपन सबूत होने का साबित करना है। अगर कुछ गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं तो जीते जी मर ही जाएँगे। ये कहकर अम्मी रोने लगी। मैंने अपना होश सँभाला और अम्मी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सबकी नज़र से बचकर रहती थी। कोई बड़ी संगत का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया कि आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाए। लेकिन मेरी अम्मी मेरी बातों से मुतमईन नहीं हुई क्योंकि गाँव के लोग इनसे मेरे किरदार पर सवाल उठा रहे थे। फिर वो कहने लगी कि खुर्रम कहता है कि शादी से पहले मेहरमा को अपने कुँवारेपन का सबूत मुझे देना होगा। तब ही शादी होगी। ये सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई। बाहर पूरा ख़ानदान और सारी बरादरी बैठी थी। बारात भी आ चुकी थी और मेरा होने वाला शौहर किसी बेतुकी बातें कर रहा था। भला कोई लड़की अपने कुँवारे होने का सबूत कैसे दे सकती है? मैंने कहा, अम्मी मैं इस वक़्त इस बात का कैसे यकीन दिला सकती हूँ? ये तो बिल्कुल बात फ़ज़ूल है। अम्मी कहने लगी, खुर्रम कहता है कि शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियाँ बदकिरदार होती हैं। इसीलिए मैं इससे शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक वो अपने कुँवारेपन का होने का सबूत मुझे ना देगी। अम्मी रोने लगी। खुर्रम कहता है कि शादी से पहले मेहरमा को अपने कुँवारेपन का सबूत देना होगा। ये बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई। बाहर पूरा ख़ानदान और सारी बरादरी बैठी थी कि उससे अपना सबूत देना पड़ेगा। मैंने कहा, अम्मी मैं इस वक़्त इस बात का कैसे यकीन दिलाऊँ? ये तो फ़िज़ूल बात है। हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियाँ बदकिरदार होती हैं, इसलिए मैं इससे शादी तब तक नहीं करूँगा। तब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि भला कैसे उन्हें सबूत दूँ? इस पर माँ कहने लगी कि खुर्रम कहता है कि अगर वो दरबार के अंदर बने कमरे में 5 दिन कुँवारे गुज़ारे और 5 दिन बाद सही सलामत बाहर आ जाए तभी मैं इससे शादी करूँगा। अगर कुँवारी ना हुई तो इधर से गायब हो जाएगी, शैतान व जिन्नात इसे ले जाएगा। क्योंकि वो कमरा दरबार के अंदर है और वहाँ पर नेक लोग ने बहुत इबादत की है, इसीलिए जब भी किसी लड़की पर शक हो जाता है तो इसे इसी कमरे में बंद कर देते हैं। इस लड़की को 5 दिन वहीं पर गुज़ारने पड़ते हैं। मैं पढ़ी-लिखी थी, मुझे पता है कुँवारापन कैसा होता है, कैसे ख़त्म होता है, किस वजह से कुँवारापन ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि ख़वातीन का वो कुँवारापन का पर्दा अक्सर कई लड़कियों का पैदाइशी भी नहीं होता या कोई चीज़ अंदर चली जाती है या खेल-कूद की वजह से भी वो पर्दा ख़त्म हो जाता है। लेकिन गाँव के जाहिल और अनपढ़ लोग पता नहीं कैसे-कैसे दरबार वाली कहानी पर यकीन कर लेते हैं। और ये दरबार वाली कहानी मेरी समझ से बाहर है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा लड़की के किरदार का फ़ैसला करे? हमारे गाँव में जिस लड़की के किरदार पर शक होता इसे इस कमरे में बंद कर दिया जाता था। अगर वो 5 दिन बाद कमरे से बाहर आ जाती तो इसे पाक समझा जाता और अगर गायब हो जाती तो ये कहा जाता कि शैतान और जिन्नात इसे अपने साथ ले गया और बहुत दफ़ा बदकिरदार लड़कियाँ दरबार से गायब भी हो चुकी थी और पाक दामन लड़की बाहर आ जाती थी। मैं ये सोच रही थी कि आजकल के दौर में गाँव के लोग किसी लड़के के कुँवारे होने का अंदाज़ा इस तरह की बेतुकी की बातों से कैसे लगा सकते हैं? मैं भला क्यों किसी जंगल में बने दरबार के एक छोटे से कमरे में बंद हो जाती, वहाँ कैसे सारा दिन गुज़ारती? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि अपने पाक होने का तो मुझे बेहतर से पता था। मेरे अम्मी-पापा और गाँव वाले पंचायत के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात मंज़ूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरे होने वाली सास भड़क उठी और कहने लगी, इसका मतलब इस लड़की के दिल में चोर है, ये बदकिरदार है, तभी ये इस बात से मना कर रही है। अगर इसने बात नहीं मानी तो हम बारात वापस ले जाएँगे और कोई भी इस लड़की के साथ शादी के लिए तैयार नहीं होगा। और हमेशा बदकिरदार के नाम पर माँ-बाप के घर में बैठी रहेगी। मेरे पापा ये सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि बारात वापस ना लेकर जाएँ। मेरी अम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी, तुम क्यों ज़िद कर रही हो? अगर तुम कुँवारी हो, पाक-दामन हो तो इनकी बात क्यों नहीं मान जाती? अगर आपने बात नहीं मानी तो ये गाँव के लोग आपको बदकिरदार के नाम पर, बदकिरदार लड़की के नाम पर याद करेंगे। मेरी अम्मी-पापा बुरी तरह रो रहे थे।
मैंने अपनी होने वाली सास से कहा, अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं है तो किसी अस्पताल ले जाकर मेरा मेडिकल चेकअप करवाएँ, आपको यकीन आ जाएगा कि मैं कुँवारी हूँ या नहीं। अब तो तरक्की हो चुकी है, डॉक्टर आप सबको कुछ सब कुछ सच-सच बता देगा। खुदा के लिए इस बेतुकी बात पर यकीन ना करें और बेकसूर लड़कियों को ऐसे वीराने में कैद ना किया जाए, मगर किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। पापा तो मेरे किसी बेजान लाश की तरह हो गए थे और मेरी वजह से बहुत परेशान थे कि मेरी बेटी इस इम्तिहान में पास होती है या फेल। अम्मी का भी रो-रो कर बुरा हाल था कि मैं बदकिरदार हूँ और दरबार से मुझे शैतान और जिन्नात लेकर जाएँगे, और जैसे मैं सचमुच अपना मुँह काला करके आई हूँ, मुझ पर लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए। मेरे पापा से कहने लगे, तुझे समझाया था ना कि बेटी को बाहर पढ़ने मत भेज, अब अंजाम देख ले। लेकिन तुमने किसी की ना सुनी और अब देख ले अपनी इज़्ज़त का जनाज़ा। मैं अपने पापा के सामने बैठकर रोती रही कि पापा मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए, मगर सब लोगों को बस इसी दरबार पर यकीन था जिसके झूठे होने की कसम मैं खा सकती थी। भला मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कोई कैसे जान सकता है? मेरा बार-बार सबके सामने वहाँ जाने से मना करना, मेरा कुँवारापन ना होना साबित कर रहा था और मेरा वहाँ जाना सबको यकीन दिला सकता था। लेकिन ऐसे दरबार के कमरे में अपने आप को 5 दिन के लिए बंद कैसे कर लेती, जहाँ कोई आता-जाता भी नहीं था। लेकिन अपने माँ-बाप के आंसू देखकर मैं भी बेबस हो गई। मेरा भी फैसला करने पंचायत बैठी। पंचायत ने मेरे लिए यही फैसला किया कि मुझे जंगल में बनी दरबार में 5 दिन रहना पड़ेगा। गाँव की पंचायत को मैंने बहुत समझाया, मगर वो मेरी एक ना सुनी, वो अपनी बात पर कायम थे। मैंने भी अपने माँ-बाप की खातिर ये फैसला कबूल कर लिया। मैंने दुल्हन का जोड़ा बदला और सिंपल से कपड़े पहन लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन बहुत अफ़सोस हो रहा था कि खुर्रम ऐसी झूठी और जलहाना और घटिया सोच रखता है। मुझे इसकी सोच पर तरस आ रहा था। इम्तिहानात तो मैंने बहुत देखे थे, स्कूल और कॉलेज के इम्तिहानात, मगर ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इम्तिहान भी होता है ज़िंदगी में। शादी से पहले पाकदामनी का इम्तिहान, स्कूल और कॉलेज से के इम्तिहानात भी सख्त इम्तिहानात, और आज मैं अपने पाकदामनी का इम्तिहान देने जा रही थी, जिसके एग्ज़ाम हॉल जंगल में बना एक दरबार था। और टाइम पास 5 दिन का इम्तिहान था। 5 दिन के बाद मेरा पाकदामनी का रिज़ल्ट आना था। फिर मैं गाँव के कुछ बड़े लोग और अपने पापा के साथ वहाँ के जंगल में बना दरबार की तरफ चल पड़ी, और इस छोटे से कमरे में मुझे बंद कर दिया, जहाँ कहीं से रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। इस कमरे में बस एक चारपाई थी जिस पर मैं बेबसी से अपनी बैठी हुई आंसू बहा रही थी। न जाने कैसी अंधेरी नगरी थी। बचपन से मैं जहलाना रिवाज को होते हुए देख रही थी। जंगल के बीचों बीच दरबार के कोने में कमरा बना हुआ था, जहाँ मासूम लड़कियों को कैद कर दिया जाता था और 5 दिन के खाने पीने का सारा सामान वहाँ रख दिया जाता था, क्योंकि कमरे के बाहर ताला लगा दिया जाता था और 5 दिन से पहले वहाँ कोई आता जाता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि खुर्रम को मुझ पर शक क्यों हुआ था। कमरा बिल्कुल बंद था। वहाँ एक लाइट तक मौजूद नहीं थी जिससे मुझे पता चल सके। बस एक पंखा चल रहा था। जंगल के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी, जहाँ जंगली जानवर अक्सर दरवाज़ा तोड़कर मुझ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। इसी डर ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया था। मैं चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाज़ा लोहे का था। मुझ जैसी पतली-दुबली लड़की इसे खोल नहीं सकती थी। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो इसमें बस थोड़े से फल के सिवा कुछ भी नहीं था। कमरे में कोई बटन मौजूद नहीं था और ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। वहाँ एक खा बाथरूम था जिसमें भी अंधेरा था। मैंने पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी ली। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दरवाज़ा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि वहाँ मुझे किसी के आने की आहट होने लगी। मेरी डर से जान निकलने लगी, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी और बाहर जंगल था और बाहर कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। और इस बंद कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि इस दरबार के बंद कमरे से बदकिरदार लड़की को शैतान और जिन्नात ले जाते हैं। बहुत डर लग रहा था। 5 दिन रात कैसे गुजरेगी, एक-एक मिनट, एक-एक घंटा लग रहा था। बाहर जंगली जानवर की आवाज़ें और इस पर सितम दिए हुआ कि आसमानी बिजली भी चमकने लगी। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकती थी, पर इसकी आवाज़ से दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। फिर वहाँ तेज़ बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठी रोने लगी। मेरा कैसा इम्तिहान था, ज़िंदगी का इम्तिहान, बहुत मुश्किल इम्तिहान में था। ये मेरी ज़िंदगी का पहला इम्तिहान था जो मैं अकेली दे रही थी। मैं रोने लगी। मुझे अपनी कज़न का किस्सा याद आने लगा। जब मैंने होश सँभाला था तो पहली बार मेरे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी थी, और वो भी ऐसे ही रोक दी गई थी।
मेरी कज़न जब दूसरे गाँव से अपनी खाला के घर पर कुछ दिन रहकर वापस लौटी तो इसके मंगेतर ने भी यही बात कही थी कि इसे अपने कुँवारे होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरी कज़न पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। इस पर दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुक़ बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया। वो बेचारी रोती रही कि इसने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन किसी ने भी इसकी एक नहीं सुनी थी। जब जाहिल अनपढ़ गाँव के लोग को बस इस कमरे पर यकीन था, सब यही कहते थे कि ये एक नेकदार और नेक औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी कज़न को मेरे ही कमरे में बंद कर दिया गया और वहाँ ताला लगा दिया गया था और पूरे 5 दिनों में इसके कुँवारे होने का सबूत मिल जाएगा। वहाँ एक छोटी-सी मस्जिद थी जहाँ कुछ बुज़ुर्गों ने इबादत की थी। पूरे गाँव में किसी ने भी इनको कभी देखा नहीं था। गाँव के लोग सब कहते थे कि सुना यहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहा करते थे इस जगह पर और औरत के बारे में सब कुछ सच-सच बता दिया करते थे। ये दरबार गाँव के ज़िम्मेदार ने बनवाया था। 5 दिन पूरे होने के बाद जब मेरी कज़न कमरे से बाहर निकली तो इसका रंग पीला हो चुका था। हालाँकि वो बहुत खूबसूरत थी, कमज़ोरी की वज़ह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसने अपने मुँह से एक लफ़्ज़ भी नहीं बोला और ख़ामोश-ख़ामोश रहने लगी थी। पर शादी की तारीख दी गई, शादी से कुछ दिन पहले वो मर गई थी। मरते वक़्त इसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गाँव कह रहा था कि इसने ज़हर खा लिया। मैं इस वक़्त 10 साल की थी। मुझे अपनी कज़न से बहुत लगाव था। इसके मरने पर भी मैं बहुत रोई थी। आज मेरे साथ भी वही सब कुछ दोहराया जा रहा था। ये सब सोच-सोच कर मैं परेशान हो गई थी, लेकिन रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करने बैठ गई, शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। मैं वॉशरूम चली गई, अभी बाथरूम ही गई थी कि हाथ धो रही थी कि वॉशरूम के अंदर से खिड़की खुली। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद नहीं थी, तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती है? लेकिन जैसे मैंने इस खिड़की से बाहर आ रहे मर्दाना हाथ को देखा, तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। बाथरूम की खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मैं डर से पीली पड़ चुकी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली, कहीं दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई, फिर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है, इस कमरे के आसपास तो कोई आता जाता ही नहीं है। फिर जब कमरे में कोई खिड़की नहीं है तो वॉशरूम में ऐसे कोई खिड़की कैसे हो सकती है? देखने पर वहाँ भी दीवार ही नज़र आती है, फिर भी ये खिड़की कहाँ से आ गई? जब वहाँ से बाहर निकली और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, कुछ देर तक वहाँ से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती रही। इस टाइम मेरे हाथ और पैर डर से काँप रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरा भी हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा भी मज़बूत लोहे का था, वो इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैं डर के मारे कमरे में कोने में बैठ गई। दरवाज़ा नहीं खुला, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बस दरवाज़ा ही ज़ोर-ज़ोर से बज रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। वो कौन था? क्या किया था? कोई आया था? क्योंकि इसके हाथ पर बेतहाशा बड़े-बड़े बाल थे। सोच कर ही मेरी जान निकलने लगी। मैं जंगल में एक कमरे में थी। यहाँ खतरनाक जानवरों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नींद भी ऐसी चीज़ है जो हर हाल में आ ही जाती है। रोते-रोते कब मेरी आँख लगी और सुबह उठकर जब मुझे रात का ख़्याल आया तो मैं फिर से डरने लगी। पूरे दिन डरते-डरते निकल गए। भूख से जब मैं बेहोश होने लगी तब मैं थोड़ी से फल खा लिए। फिर मुझ में थोड़ी-सी हिम्मत आई और वॉशरूम में गई। मैं हैरत में पड़ गई, वहाँ पर कोई खिड़की ही नहीं है, बस एक दीवार थी। इस कदर घबराई हुई थी कि मैं कल जल्दी से वापस कमरे में आ गई। मैं सोचती रही कि खिड़की कहाँ चली गई। रात को यहाँ पर बाथरूम था, हाथ था, खिड़की थी और दरवाज़ा बजने लगा था, लेकिन यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है? ये क्या माजरा? और ये कौन था जो रात को वॉशरूम में आकर कमरे का दरवाज़ा बजाने लगता था? जैसे दरवाज़ा तोड़ ही देगा, लेकिन दरवाज़ा बहुत मज़बूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ना कोई आवाज़ की, जैसे मैं मौजूद ही नहीं हूँ। मेरी यहाँ पर दूसरी रात थी। आधी रात को ना जाने कौन आकर दरवाज़ा पीटता था। पूरे दिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी। इसकी अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि वॉशरूम में जाकर अच्छे से जाँच-पड़ताल करूँगी, कि सुबह होते ही अच्छे से वॉशरूम की जाँच-पड़ताल शुरू कर दी। जिस जगह से खिड़की खुली थी वो दिन में देखने दीवार जैसी ही लगती थी। जब मैंने ठीक से देखा तो सिर्फ़ देखने में दीवार जैसी लगती थी, खिड़की थी, मगर वो लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने इसे बाहर की तरफ धक्का दिया तो वो नहीं खुली, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो खुल गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कमरा बना हुआ था। इसके अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग मिली जो पता नहीं कहाँ जा रही थी। बहुत अंधेरा, मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर इस खिड़की के ज़रिए मैं इसकी सुरंग में उतर गई। मुझे उम्मीद थी शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। मैं डरती-डरती आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर चलकर मुझे रोशनी दिखाई देने लगी। वहाँ पहुँचकर देखा तो वहाँ पर लाइट का बटन था, जिससे दोबारा से पूरी सुरंग में रोशनी होगी। वहाँ ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी। जब मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ी और वहाँ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वहाँ नहीं खुला। बहुत देर मेहनत करने के बाद वो दरवाज़ा खुला, वहाँ दरबार का कमरा था।
जब मैं इस कमरे में पहुँची तो मैं दंग रह गई। मैं तो कमरे के पास पहुँच गई, इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं भी वहाँ पहुँचने तक बहुत थक गई थी। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस कमरे में खुफिया सुरंग क्यों बनाई गई है और किसने बनाई है और क्यों बनाई है? कमरे का दरवाज़ा बंद था, वहाँ ताला लगा हुआ था। इस कमरे के बाहर भी कोई नहीं आ सकता था क्योंकि वहाँ सारा सामान रखा जाता था, इसलिए मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी ने मुझे इस कमरे से बाहर देख लिया तो मेरी पाक-दामनी का इम्तिहान देने में नकल, शक और किरदार पर शक करेंगे। मेरे माँ-बाप को ऐसी बातें सुना-सुना कर मार डालेंगे, पर मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैंने जल्दी से सुरंग को जल्दी से वापस दरवाज़ा बंद किया और वहाँ रखे हुए बक्सों के पीछे छुप गई। फिर मुझे लगा ये लोग मुझे देख लेंगे और मेरी सारी मेहनत और पाक-दामनी का इम्तिहान देना है बेकार चला जाएगा। जैसे ही मैंने 3 मर्द आदमी अंदर आते देखे तो इनको देखकर मेरी जान ही निकल गई। जब तक वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं बड़ी खामोशी से वहाँ पर छुपी रही और इनके जाने का इंतज़ार करने लगी। वो लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए। इस कमरे में दरबार के अंदर दिए हुए पैसे रखे जाते थे, इसलिए इस कमरे में कोई भी फालतू आदमी नहीं आ सकता था। जो लोग दरबार में काम करते थे, वही लोग यहाँ पर आ सकते थे। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं रात होने का इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि कौन है, जो वहाँ आकर दरवाज़ा बजाता है और यही एक अच्छा मौका था जब मैं ये सब कुछ जान चुकी थी, क्योंकि बाहर तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकती थी क्योंकि दरवाज़ा बाहर से ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे एक आदमी नज़र आया जो मैं इसको अच्छी तरह जानती थी, जिसको देखकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। कुछ देर बाद मुझे एक आदमी नज़र आया, वो ज़िम्मेदार, जागीरदार, बहुत अमीर आदमी था और साथ में इसके 2 नौकर भी साथ थे। वो ज़िम्मेदार, जागीरदार, बहुत अच्छा आदमी था, लोगों का मदद करता था, यहाँ तक कि घरों में जाकर ज़रूरतमंदों को चुपचाप पैसे की मदद करता था। किसी लड़की की शादी हो तो शादी का पूरा खर्चा खुद ही कर देता था कि ये मेरी भी बेटियाँ हैं, इसलिए गाँव की कोई भी लड़की इनसे पर्दा नहीं करती थी क्योंकि वो बड़ी उम्र का था, यानी मेरी पापा की उम्र के। पूरे गाँव वाले इनकी बहुत इज़्ज़त करते थे और मैं भी इनके बड़े महल में कई बार जा चुकी थी। इनकी बेटी मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, मेरे ही हॉस्टल में भी रहती थी, लेकिन वो अमीर थी इसलिए हॉस्टल का कमरा इसकी हैसियत के बराबर ही था। मैं गरीब किसान की बेटी थी इसलिए एक छोटे से कमरे में रहती थी, मगर इस लड़की में गुरूर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जब भी मुझे गाँव जाना होता, मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जाती और मुझे मेरे घर छोड़ देती, लेकिन मैं मना कर देती, मेरे पापा मुझे लेने आएँगे, इनके साथ ही जाऊँगी। मेरी बात सुनकर ज़िम्मेदार जागीरदार साहब कहते कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूँगा कि तुम हमारे साथ आइए। वो अपनी गाँव में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने के लिए आते थे। मैं इनकी गाड़ी में बैठ जाती हूँ, मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा से कह देते कि मेरे साथ आइए, और मेरे पापा शुक्रिया अदा करते, थकते नहीं थे कि बार-बार अपनी पढ़ाई की वजह से मैं अपने पापा के साथ ज़िम्मेदार साहब की बड़ी महल में भी गई थी। इनकी बेटी मेरी क्लास में ही थी, तो अगर मुझे कभी नोट्स के बारे में कुछ पूछना आता तो मैं इसके घर चली जाती, लेकिन दरबार वाले कमरे में ये क्या कर रहे थे? इतने बड़े अमीर और दरबार में क्या करने आए थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि दरबार तो उन्हीं का बनाया हुआ है। हो सकता है कि इसका जायज़ा लेने आई होंगे। मैं बहुत खुश हुई, अब मैं बच जाऊँगी, उन्हें सब कुछ सच-सच बता दूँगी कि मेरे साथ 2 रातों से यहाँ पर क्या हो रहा है और ये मेरी मदद करेंगे। लेकिन फिर मैंने जो देखा, इसे देखकर मैं दंग रह गई कि वो सुरंग का दरवाज़ा खोल रहे थे और मैं खामोशी से वहाँ बैठी देख रही थी और पूरा तमाशा देख रही थी और देखती रही कि आखिरकार ये माजरा क्या है और इस दरबार की असल हकीकत क्या है। और मैं हैरान थी कि इन ज़िम्मेदार को सुरंग के बारे में कैसे पता, ये सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं जो मुझे बचा लेंगे और मेरी बात ज़रूर समझेंगे, क्योंकि मैं इस कमरे से भागकर निकली हुई। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। ज़िम्मेदार साहब तो अपने दोनों नौकरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। इनके एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और फिर वो सुरंग में चले गए और जागीरदार अपने नौकरों से ही कहते हुए कि अगर आज इस लड़की का दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाएँ। सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। इनके एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और फिर सुरंग में चले गए और जागीरदार ज़िम्मेदार ने अपने नौकर से कहते हुए, अगर इस लड़की ने दरवाज़ा ना खोला तो दरवाज़ा तोड़ देना। वो इंसान के रूप में एक हवान थे, जीन्स दरिंदा था, इंसान के रूप में एक शैतान था। वो मेरी इज़्ज़त से खेलना चाहते थे, वो मेरी पाक वजूद को नापाक करना चाहते थे। इसने और भी बेगुनाह मासूम लड़कियों को नापाक किया और इसकी इज़्ज़त से खेल चुके हैं और ये जागीरदार मुझे भी नापाक करना चाहते थे ताकि मैं अपनी कज़न की तरह खुदकुशी करूँ और यहाँ खामोशी से किसी को इस जागीर की करतूत ना बताऊँ। मगर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, वो समझदार थी। मैं और लड़कियों की तरह नहीं थी, किसी दरिंदे की शिकार नहीं बनना चाहती थी। इनकी असलियत गाँव वालों को ज़रूर बताऊँगी ताकि इन गाँव के सादे मासूम लोग और बेवकूफ़ ना बने। जब जागीरदार ज़िम्मेदार ने दरवाज़ा तोड़ने की बात की और अपने नौकरों से कहा कि वक़्त बहुत कम है और शिकार हमारे पास आया और कमरे में मौजूद है, हमने इस लड़की का शिकार करना है, हमने वक़्त ज़ाया किए बगैर अपना काम तमाम करना है। हमने पहले भी खूबसूरत लड़कियों के साथ सब कुछ किया था, आज तक किसी को पता नहीं चला। हमारा प्लान बहुत करामद है, बहुत कामयाब रहा। गाँव वाले सब भोले-भाले लोग हैं। जब वो ज़िम्मेदार अपने नौकरों से ये सब बातें कर रहा था तो चुप कर मैं सुन रही थी और मैं एक ज़िंदा लाश
की तरह और डर से काँप रही थी। तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि अगर इसने दरवाज़ा तोड़ा और मुझे कमरे में ना पाकर वो समझ जाएँगे कि मैं यहाँ से भाग निकली हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे ढूँढ लिया तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्द इस कमरे से निकलना था। मगर कैसे-तैसे ही वो तीनों अंदर चले गए। मैं बिना सोचे-समझे इस दरवाज़े से निकली और दरवाज़े को बाहर से मज़बूत ताला लगा दिया और चाबी भी अपने साथ ही रख ली और सबकी नज़रों से बचती हुई दरबार की दीवार से कूदकर दरबार से बाहर निकल गई। दरबार से आगे-पीछे सब इस जागीर की ज़मीन थी। सुरंग भी ज़िम्मेदार ने ही बनाई थी, अपनी थी और जंगल में बनाया हुआ था। वहाँ से निकलते ही मैं बस अंधाधुंध भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा क्या अंजाम होगा, मगर मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी थी। गाँव वालों के सामने इसकी सच्चाई भी खोलनी थी, जिससे गाँव के लोगों की गलत उम्मीद और रिवाज जुड़े हुए थे। रिवाज और पुराने ज़माने की सोच रखने वाले थे। ये गाँव के लोग थे। मेरी कज़िन के साथ क्या कुछ हुआ, हो गया, अब ये सच्चाई मुझ पर खुल चुकी थी। वो क्यों मर गई थी? यकीनन ज़हर खाकर अपनी जान इसलिए दी होगी कि इस आदमी ने इसको अपनी ज़िंदगी का शिकार बनाया होगा। मैं भी अपनी कज़िन की तरह ही खूबसूरत थी। मेरे दिल में इस ज़मींदार के लिए बहुत इज़्ज़त थी। मैं इसको अपने पापा जैसी इज़्ज़त करती थी। इसलिए इसके गलत इरादे नहीं समझ सकी। ये सारा खेल इस ज़िम्मेदार का रचाया हुआ था, क्योंकि खुर्रम इसकी पास नौकरी करता था। इसलिए इसके दिमाग में भी शक का बीज जिसने डाला होगा। भोले बाल वाले गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाकर इनकी खूबसूरत लड़कियों को वो ऐसे ही दरबार में जाने पर मजबूर कर देता था। फिर इस अकेली कमरे में लड़कियों की इज़्ज़त से पूरी-पूरी रात खेलता था और मेरी शादी पर आखिरी फैसला पंचायत में इसी ज़िम्मेदार का था कि मुझे इस दरबार में बंद किया जाए। ये दिन मैं गाँव के लोगों के सामने इनका हमदर्द बना रहना और इनके घरों में आता-जाता रहता था, ताकि इनकी बेटियों को देख सके। इनमें से जो इसे अच्छी लगती, इस पर इल्ज़ाम लगाकर इसके कमरे में बंद करके अपनी हवस का शिकार बनाता और अपनी गंदी हवस पूरी करता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह जा रही हूँ, मेरी मंज़िल क्या है, जाकर कहाँ जाकर ख़त्म होगी। लेकिन मैं भाग-भाग कर थक चुकी थी कि अचानक से एक मोटरसाइकिल की चमक मेरी आँखों में पड़ी। इसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। वो मोटरसाइकिल मेरे सामने रुक कर रुक गई। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो मेरे बड़े पापा का बड़ा भाई था। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं बहुत रो रही थी। मेरी तो पिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम तो दरबार में थी, पागबामनी का इम्तिहान देने कमरे में बंद थी 5 दिन के लिए। अभी तो 5 दिन पूरे नहीं हुए। चलो मैं तुम्हें वापस खामोशी से वहाँ पर पहुँचा कर आता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि तू बाहर निकली थी और तेरे बाप की इज़्ज़त भी बच जाएगी। लेकिन मैं बहुत रोने लगी और डरते-डरते वहाँ मेरे साथ क्या हुआ उन्हें सारी बात बताने लगी और रोने लगी और डरते-डरते वहाँ मेरे साथ क्या हुआ उन्हें बताने लगी। सुरंग के ज़रिए कैसे बाहर निकली सब कुछ मैंने उन्हें बताया। सब ज़िम्मेदार ने मेरे साथ गलत काम करने के लिए किया। पहले तो उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया था, फिर मैंने उन्हें बताया कि आप ही के साथ भी इसने गलत काम किया था। तभी आपी ने ज़हर खाकर अपनी जान दे दी कि वो उन्हीं की बेटी थी जिसके साथ ये सब हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ इस जिस दरिंदे ने क्या कुछ नहीं किया होगा जो इसने अपनी जान दे दी। हम तो इसको अपना हमदर्द समझते थे और ये हमारी बेटियों पर बुरी नज़र रखता था। अब मैं तेरे साथ गलत होने नहीं दूँगा। तू यहीं पर छुपी रहना और किसी को भी अपने यहाँ पर होने का पता मत चलने देना। अब इसकी सच्चाई हम सबके सामने लेकर आएँगे और इसके लिए इसकी सज़ा दिलवाएँगे कि गाँव की बेटियों को इस चीज़ दरिंदे से बचाएँगे और इस चीज़ दरिंदे को सज़ा दिलवाएँगे। उससे अपनी बेटियों को बचाएँगे। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद कर चले गए, कहकर चले गए कि बेटी तुम यहाँ आराम से रहो। फिर वो मेरे पापा के पास गए और पापा से कहा कि चल बेटी की खबर लेकर आते हैं। वो कैसी है? दरवाज़े से इसे आवाज़ देंगे। मेरे पापा भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। उन्हें भी मेरी बहुत फ़िक्र हो रही थी। मेरी माँ भी कहने लगी कि जाओ और बेटी की खबर लेकर आओ। फिर पापा इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन मेरी माँ बोली कि अगर किसी ने देख लिया तो? तब उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में कौन देखेगा? हम खामोशी से जाकर वापिस आ जाएँगे। फिर ये दोनों दरबार की तरफ चले गए। वहाँ वो पीछे के दरवाज़े से अंदर गए और बिना किसी की नज़रों में आए कमरे तक पहुँचने वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई। इस टाइम ज़िम्मेदार अपने 2 नौकरों के साथ कमरे में ही मौजूद थे। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर वो लोग बाहर बिल्कुल खामोश हो गए थे। पापा और बड़े पापा मुझे आवाज़ दे रहे थे। जब मेरी कोई आवाज़ ना आई तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर बड़े पापा ने उन्हें समझाया कि बेटी सो रही होगी। वो ज़िम्मेदार जीन्स दरिंदा इस कमरे में ही बंद था। मेरे पापा की आवाज़ सुनकर वो तीनों जीन्स दरिंदे बिल्कुल खामोश हो गए थे। तब मेरे बड़े पापा ने सोचा कि क्यों ना शोर मचाकर सब गाँव वालों को बुलाकर इस चीज़ दरिंदे को रंगे हाथ पकड़ाया जाए और निशाने इबरत बनाया जाए। बड़े पापा ने दरबार में जाकर शोर मचाया कि हमारी बेटी को शैतान ले गया। इनका शोर सुनकर गाँव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। मेरे पापा से कहने लगे, देखा बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजने का नतीजा। मेरे पापा बहुत रो रहे थे कि मेरी बेटी को दरबार वाले कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अल्लाह के वास्ते दरवाजे को खोलो और देखो कि मेरी बेटी का क्या हाल है।
पूरे गाँव के सब लोग जमा हो गए थे। लोगों ने दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से पीटा। जब उन्हें मेरी कोई आवाज़ नहीं आई तो इन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर लोगों ने जो मंज़र देखा वो नाक़ाबिले यकीन था। गाँव वालों ने ज़िम्मेदार और 2 नौकर कमरे के अंदर मौजूद देखे तो सब गाँव के लोग हैरान रह गए कि ये इस दरबार वाले कमरे में ज़िम्मेदार और इसके 2 नौकर क्या कर रहे हैं? दरबार वाले कमरे में तो मेहरमा को बंद किया गया था और मेहरमा को अपनी पाकदामनी और कुँवारापन साबित करने के लिए बंद किया गया था। भला ये क्या मामला है? यहाँ तो वो लड़कियाँ जो बदकिरदार होती हैं और जिस पर शक होता है कि वो बदकिरदार है, इसको बंद कर दिया जाता है और शैतान और जिन्नात लेकर जाते थे। मगर यहाँ तो 3 इंसान मौजूद हैं, वो भी ज़िम्मेदार की शक्ल में। कहीं ये 3 वो शैतान तो नहीं जो बदकिरदार लड़कियों को लेकर जाता था? या ये 3 लोग इंसान की रूप में वो शैतान तो नहीं जो हमारे सामने इंसान की शक्ल में मौजूद हैं? बहुत सारे सवाल करने लगे, पर इन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह पाक सब्र करता है, मगर इसका पकड़ भी बहुत मज़बूत होता है। मासूम बेगुनाह लड़कियों की बदवा बहुत जल्दी असर करती है। जब गांव के लोगों ने इनके नौकर को ऐसे कपड़ों में देखकर लोग समझ गए कि ये कोई शैतान नहीं है बल्कि जिम्मेदार खूबसूरत लड़कियों को यहाँ से उठा लेता है। फिर गांव के लोगों ने जिम्मेदार और इसके 2 नौकरों की अच्छे से पिटाई शुरू कर दी और इन तीनों को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलने का अंजाम फिर गांव वालों ने जिम्मेदार की पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया और इस सबसे पूछने लगे कि वो लड़की कहाँ है और इससे मुझे अगवा के जुर्म में इन तीनों को जेल के अंदर कर दिया। सब लोग समझ रहे थे कि इसने मुझे कत्ल करके कहीं छुपा दिया है। मेरे बाबा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि इनकी बच्ची कहाँ गई थी। बड़े पापा ने उन्हें बताया कि वो घर पर है और बिल्कुल ठीक है। तब सब गांव के लोग भाग के दौड़े घर पहुंचे और मुझे सही सलामत देखकर इनकी जान में जान आई और मुझसे पूरी जानकारी मालूमात ली। तब तक खुर्रम भी घर पहुंच चुका था और इसने अपने किए के सलूक को लेकर मुझसे और मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी। इसने बताया कि तुम्हारे कुंवारे होने वाली बात जिम्मेदार ने इसके दिमाग में डाली थी और यहाँ रिश्ता करने के लिए भी जिम्मेदार नहीं कहा था और इसके माँ बाप के दिमाग में शक का भी जिसने डाला था। फिर वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा और मेरे बाप का माँ बाप का भी। और पूरे गांव ने ये तय किया अब किसी लड़की को ऐसे किसी दरबार में नहीं भेजा जाएगा। हमें अपनी लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर, और लड़कियों के पढ़ाई करने के लिए भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। और जिम्मेदार गांव की बहुत सी लड़कियों से जना करता था और खूबसूरत कुंवारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका था। एक-एक करके सभी लड़कियों ने पुलिस को बयान दिया जिनके साथ वे सब कर चुका था। अपने नौकर को शैतान बनाकर कमरे में भेजता और कुंवारी लड़कियों को नशीली दवाई खिलाता जिससे इसके साथ ये सब किसने किया है इसको पता ना चले और जिम्मेदार की इज्जत गाँव में बनी रहे। जो खूबसूरत कुंवारी लड़कियां इसके काबू में नहीं आती थी वो 5 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें मार दिया करता था और उन्हें अपनी ज़मीनी जंगल में ही कहीं दफना दिया करता था। पुलिस ने पूरे दरबार ज़िम्मेदार की ज़मीन की अच्छे से तलाशी ली और वहाँ से सारे इंसानी ढांचे निकले। सारे गाँव वाले रो रहे थे कि उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ कितना जुल्म किया है। पुलिस और गाँव वालों ने मिलकर पूरी दरबार को तोड़ दिया था ताकि सब दरबार दोबारा ना बन सके। खुर्रम रोज़ आकर मुझसे और मेरे घर वालों से माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझे शक नहीं करना चाहिए अपनी मंगेतर पर, किसी भी लड़की पर या अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद साफ हैं, आपका दामन साफ है तो आपको भी अच्छी और नेक बीवी मिलेगी। ये कुरान पाक में है, लड़की का किरदार जैसा भी हो उसको सज़ा और जज़ा का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह पाक को है, आपको नहीं। तो किसी की बातों में आकर अपनी बीवी या मंगेतर पर शक ना करें, शक आबाद घर को उजाड़ देता है। खुर्रम कह रहा था कि मैं ज़िम्मेदार की बातों में आकर बहुत गलत किया और किसी की बेटी पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मेरे घर वालों ने इसे माफ़ कर दिया, मैंने भी इसे माफ़ कर दिया। हमारी शादी की तारीख रख दी गई और हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई और इसने मुझे शादी का ये तोहफ़ा दिया कि मैं आगे जितना चाहूँ इतना पढ़ सकती हूँ कि इसने अपना वादा निभाया और मुझे एक डॉक्टर बनाया। मेरे लिए छोटा-सा अस्पताल भी गाँव में ही खुलवा दिया। गाँव के लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, पहले नहीं पढ़ना चाहते थे, अब गाँव में उन्हें पढ़ाने के लिए कोई रोक-टोक नहीं थी। खुर्रम और मैं हम दोनों बहुत खुशी-खुशी से रहते हैं। इसने भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और वो भी एक बड़ा वकील बना और ज़िम्मेदार का केस भी इसने लड़ा और इससे उम्र कैद की सज़ा दिलवाई। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।